प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकाई 10, जिसका नाम है चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं और उनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चतुर्भुज किसे कहा जाता है? तो चार भुजाओं से चतुर नाम है। चतुर का मतलब होता है चार। ठीक है, भुज यानी भुजाएं, यानी जिनकी चार भुजाएं हैं, यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। घिरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि चार भुजाएं हैं तो वो आपस में जुड़ी ना हो ना। तो जिस तरीके से जो है तीन रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसी तरीके से अब यहाँ पर चित्र आप देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, ये सब दिख रहे हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, चार भुजाएं तो हैं, पर क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है, क्योंकि ये आकृति क्लोज नहीं है, बंद नहीं है ना। तो ये चार भुजाएं तो हैं मगर क्लोज नहीं है। तीन भुजाएं इसमें चार भुजाएं लेकिन क्लोज नहीं है, खुला हुआ, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें चार भुजाएं हैं और ये आकृति भी बंद है, इसलिए कौन सी आकृति है? चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, ये भी चार भुजाओं से घिरी आकृति है, ये भी चतुर्भुज कहलाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, पांच भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज नहीं होगी और ये भी हमारी चतुर्भुज नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझिए बच्चों कि चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाती है। ये सामने आपके बच्चों एक चित्र दिख रहा है चतुर्भुज का। तो इस चतुर्भुज में आप देखिए, यहाँ पर अब हम उनके चतुर्भुज के विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। तो चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं? तो बच्चों, ये चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति दिख रही है। तो इसके जो चार कोने हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको, ए, जिसमें हमने इस चतुर्भुज का नाम दे दिया ABCD। तो इसके जो चार कोने हैं, इनको क्या कहा जाता है? चतुर्भुज का शीर्ष कहा जाता है। कोने क्या कहलाते हैं बच्चों? शीर्ष कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये भुजाएं हैं AB BC CD और DA, ये चार भुजाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज की भुजाएं कहलाती हैं। अगर हम A को C से मिला देते हैं और B को D से मिला देते हैं, तो ये जो दो भुजाएं मिली है हमारे पास में AC और BD, ये भुजाएं क्या कहलाएंगी? विकर्ण कहलाती हैं। चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो जाएंगे? AC और BD हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब इसके बाद आती है चर्चा संलग्न भुजाएं। संलग्न का मतलब होता है जुड़ी हुई आपस में। तो जो भी दो भुजाएं आपस में जुड़ी हैं वो क्या कहलाएंगी? संलग्न। जैसे AB और BC, ये आपस में जुड़ी है ना, ये संलग्न भुजा कहलाएगी। BC और CD संलग्न भुजा कहलाएगी। CD और AD, ये सब क्या है? संलग्न भुजाएं, क्योंकि आपस में जुड़ी हैं। लेकिन AD और BD की अगर हम बात करें तो ये आपस में संलग्न भुजाएं नहीं है, क्योंकि अलग अलग, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। संलग्न भुजाएं आपको समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर अगर हम इनकी बात कर रहे हैं AD और BC की, तो ये भुजाएं क्या कहलाएंगी? आखिर अगर संलग्न नहीं है तो ये भुजाएं क्या कहलाएंगी? आमने सामने दिख रहे हैं ना, ये आमने है, इसके आमने सामने है, तो ये भुजाएं क्या कहलाती हैं? सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये भुजाएं कौन सी हैं? सम्मुख भुजाएं। AB और CD भी क्या है? आपस में सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने इनकी चर्चा की। अंतः व बाह्य कोण की बात करते हैं तो अंदर जितने भी कोण हैं वो सब क्या कहलाएंगे? अंतः कोण कहलाएंगे। और बाह्य कोण मतलब, जैसे मान लीजिए इस चतुर्भुज को हमने आगे की ओर बढ़ाया, तो ये जो बाहर की ओर बना कोण है ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बाकी जो ये अंदर के कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? ये अंतः कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप सब चीज़ समझ गए ना कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चतुर्भुज के अंग हैं। ठीक, तो शीर्ष भुजाएं, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं और इनके अंतः और बाह्य कोणों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो चतुर्भुज के प्रकार में पहला इसका प्रकार है बच्चों समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहा जाएगा? तो ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? परस्पर समानांतर हो, संलग्न चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक युग्म समानांतर AB जो है वो CD के समानांतर है, यानी ये भुजा इस भुजा के समानांतर है। अगर एक युग्म समानांतर है तब ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चित्र और बना हुआ है, तो क्या ये समलंब चतुर्भुज है? तो हाँ, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है,
क्योंकि एक जो है जोड़ा क्या है, समानांतर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आकृति बनी हुई है, यहाँ पर गौर कर लीजिए। तो ये देखिए इसके समानांतर है, ये भी इसके समानांतर है, ये भी समानांतर है इसके, ये इसके समानांतर है। ठीक, तो एक युग्म तो समानांतर आ रहा है, तो ये सारे क्या है, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी आकृति तो चतुर्भुज है लेकिन ये समलंब नहीं, क्योंकि कोई भी भुजा किसी के आपस में समानांतर नहीं है। ये भी समानांतर इसके नहीं है, ना ये इसके समानांतर है, इसी तरीके से ना ये इसके समानांतर है, ना इसके समानांतर है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला कौन सा चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब बच्चों दूसरा चतुर्भुज है हमारा, वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज भी कैसा होता है, एक ही प्रकार, एक तरह का समलंब ही चतुर्भुज होता है। यानी क्योंकि समलंब चतुर्भुज के लिए एक कंडीशन ये है ना कि आमने सामने की एक भुजा समानांतर हो, तो इसमें एक भुजा तो समानांतर है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये खासियत है कि इसके दोनों युग्म जो है वो आपस में क्या होते हैं, वो क्या समानांतर होते हैं। दोनों युग्म समानांतर होंगे। अगर ए बी जो है वो TC के समानांतर है तो AD जो है वो भी BC के समानांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि ये इसके समानांतर नहीं है। ठीक, तो ये समांतर चतुर्भुज जो है वो नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, वो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म इसमें क्या होते हैं, आपस में समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है, वो है आयत। ठीक, रेक्टेंगल। तो आयत क्या होता है, आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है और इसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी 90 अंश के कोण होते हैं। सभी कोण समान होते हैं और एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर ऐसा चतुर्भुज दिख रहा है आपको जिसके सभी कोण जो है वो 90 अंश के हैं और जो है सभी कोण जो है वो 90 अंश के यानी बराबर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, ऐसा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, समानांतर, यानी ये भुजा इसके समानांतर होगी और ये भुजा इसके समानांतर होगी। आमने सामने की भुजाएं समानांतर और कोण 90 अंश का है, तो आकृति क्या कहलाएगी, हमारी आयत कहलाएगी। ठीक है, तो आयत, इसका मतलब क्या हुआ कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, सब कोण होता है। चौथी आकृति है बच्चों, वो है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज किसे कहा जाएगा, तो समचतुर्भुज से मतलब ही है बच्चों कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों, यानी बराबर भुजाएं हों। यानी समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। किंतु कोई ज़रूरी नहीं है समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं समानांतर है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज के सारे गुण क्या होते हैं, वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहा जाएगा, समचतुर्भुज कहा जाएगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि उसके प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश के कोण हो, 90 अंश के कोण हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके समानांतर होगी ना, लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी सारी भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है बच्चों, समचतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब एक खास बात और है बच्चों, जो समचतुर्भुज में जो है चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन इसके कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 90 अंश के कोण हो जाएंगे तो आकृति क्या कहलाने लगेगी, वो वर्गाकार आकृति कहलाने लगेगी। लेकिन अगर 90 अंश के नहीं, लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये आपस में जो है वह 90 अंश का कोण अंतरित करते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे आपस में कितने डिग्री का कोण अंतरित करेंगे, कटने पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, अगली आकृति है बच्चों वर्ग। तो वर्ग यानी स्क्वायर जिसको कहा जाए, तो वो क्या कहलाएगी, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी कोण, सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी जो हैं वो बराबर हों और 90 अंश के कोण हों। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हों और सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, वर्गाकार आकृति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों लास्ट में जो है हमारा एक और प्रकार है समांतर चतुर्भुज का, पतंग।
ठीक। तो पतंग क्या है, तो यहाँ पर पतंग की आकृति आपने देखी होगी, काइट जिस तरीके से होती है वैसी आकृति ही जो होती है वो पतंग वाले जो है चतुर्भुज की होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये आकृति कौन सी आकृति है, ये आकृति जो है वो पतंग की आकृति है। ठीक। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि जो ये चतुर्भुज चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, सबके गुणधर्मों के बारे में जाना कि कौन सा चतुर्भुज किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही बच्चों, इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको जब वीडियो जो अभ्यास के प्रश्न हम करें, प्रश्नावली स्टार्ट करें, तो आपको अच्छे से बन जाए सवाल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।